क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि अगर किसी कंट्री में रूल्स ही ना हो तो वो कंट्री कैसे रन करेगी? तो क्या हमारे कंट्री में भी कोई रूल बुक है जिसके अकॉर्डिंग हमारी कंट्री अच्छे से चल रही हो अभी तक? हर चीज़ के लिए कोई पनिशमेंट बना है, हर चीज़ के लिए रिस्पेक्टेड के लिए रूल्स बने हुए हैं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं, यही आपका चैप्टर है पॉलिटी का। वेलकम टू अवर मीटअप पॉइंट पाठशाला सर जी। आज हम लोग आपके बुक का करने वाले हैं चैप्टर 5 जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। तो देखो, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है बच्चों? कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लिए जो ऑल सिटीजन्स होते हैं ना, उनके लिए रूल्स बने हुए होते हैं। जो जितने भी सिटीजन्स, एक लीडर, एक इवन एक प्रेसिडेंट भी क्या है? सिटीजन्स है। वो इस कंट्री का सिटीजन्स माना जाता है। सबसे फर्स्ट सिटीजन्स माना जाता है किसी प्रेसिडेंट को, ठीक है, जो प्रेसिडेंट होता है कंट्री का। तो वही हम लोग देखते हैं कि कैसे लोग, क्या हुआ कि कैसे इतना सारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। क्या आपको मालूम है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कितने दिन लगे थे, कितना टाइम लगा था? 2 years 11 months एंड 18 days लगे थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। तो ऐसा क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में, ऐसा क्या रूल्स बनाया गया है कि इतना ज़्यादा टाइम टेकन हो गया और इतना ज़्यादा टाइम लग गया उसको बनाने में? ठीक है, चलो डिटेल में पढ़ते हैं। आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये चैप्टर, आपको एग्जाम में हेल्प होगा आंसर्स लिखने में। और मैं स्टार्टिंग में ही बोल रही हूँ कि आपके नोट्स ही हैं, आप इसको लिख सकते हो या स्क्रीनशॉट कर सकते हो, जो आपको आगे हेल्पफुल रहेगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, फर्स्ट क्या है, ये आपका चैप्टर का ओवरव्यू है। कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर कब बना होगा कॉन्स्टिट्यूशन? आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, 1947 के बाद ही बना होगा, उसके पहले तो नहीं बना सकते। उसके पहले क्या चल रहा था? ब्रिटिश रूल। और ब्रिटिशर्स क्या करते थे? अपने अकॉर्डिंग बनाते थे, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते थे वो इंडियन सिटीजन्स के अकॉर्डिंग। वो बिल्कुल भी कुछ भी काम ऐसा नहीं करते थे कि हमारे वेलफेयर के लिए वो हो सके, ठीक है। तो देखो क्या है, after independence, India needed a set of rules to govern the country. The constitution was created to define how the country world run and protect citizens' rights. Citizens' rights क्या होते हैं? आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे कि citizens के rights क्या क्या होते हैं, उनके अधिकार क्या क्या होते हैं, उनको किस किस चीज़ों का अधिकार है, वो क्या क्या कंट्री में कर सकते हैं, या उनको बेसिक नीड्स क्या क्या है। ठीक, तो देखो एक कंट्री को ना रूल करने के लिए, इवन आप ये समझ सकते हो एक स्कूल को रन करने के लिए भी रूल चाहिए। अगर आपके स्कूल में कोई टाइमिंग ही नहीं है आने का या जाने का, तो कोई भी बच्चा कभी भी आएगा, कभी भी पढ़ेगा। इवन टीचर्स भी कभी भी आएंगे, कभी भी जाएंगे। तो क्या आपका स्कूल बिना रूल्स एंड रेगुलेशन के चल सकता है? नहीं ना, पॉसिबल ही नहीं है। तो वैसा ही एक कंट्री भी बिना रूल्स एंड रेगुलेशन के नहीं चल सकता। ठीक, तो उसको अच्छे से प्रॉपरली रन करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। अब देखो क्या ओवरव्यूज में बता रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज फॉर्मेट। कब फॉर्मेट हुआ? 1946, ये डेट याद रखोगे ना। टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी, अभी आगे बताऊंगी। अब देखो इसके लीडर्स कौन थे, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के लीडर्स कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। उन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, इवन इन्होंने ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरा लिखा है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड आफ्टर डिटेल डिस्कशन एंड डिबेट। ऑफ कोर्स डिस्कशन एंड डिबेट के बिना तो नहीं बन सकता। बहुत सारे लोग थे, 299 मेंबर्स थे, जिनके पूरा असेंबली हुआ और डिस्कशन हुआ, डिबेट्स हुआ, उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग हमारा इंडिया रन करता है। क्या बोलते हैं? वी द पीपल्स ऑफ इंडिया। ऐसा ये लाइन बहुत सुने होंगे ना आप लोग, लेकिन इसके बोलने के पीछे मतलब क्या है, क्यों बोला जाता है, ठीक है, कैसे हम लोग इस कंट्री के सिटीजन्स हुए, वो सब। ठीक, द रिफ्लेक्ट्स द वैल्यू, आइडियाज एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। कब हुआ ये, कब लाया गया? जब फोर्स में, देखो इंडिपेंडेंस कब हुआ था? 1947 में। और ये क्या बता रहा है? 26 जनवरी 1950। इस दिन क्या सेलिब्रेट करते हैं? रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। उसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1950। देखो कितना टाइम लग गया। अभी मैं बताई थी ना कि 2 years लग रहे हैं, 11 months लग रहे हैं और 18 days लग रहा है। ठीक, तो इतना टाइम के बाद ये 26 जनवरी 1950 को अप्लाई किया गया था ऑल ओवर कंट्री में। और बन के रेडी कब हो गया था पूछेंगे तो ये बन के रेडी हो गया था आपका 26 नवंबर। ठीक, अभी ये और सब लिखा हुआ रहेगा, आगे देखते हैं। अब इससे क्या है, ये चैप्टर में आप क्या पढ़ने वाले हो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, किसने बनाया और इसकी वैल्यू क्या क्या है। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ से आपका चैप्टर। तो फर्स्ट टॉपिक क्या है? वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन?
हमको कॉन्स्टिट्यूशन का नीड क्यों है? ऐसा नहीं है कि बिना कॉन्स्टिट्यूशन के भी चल जाए, हमारा कंट्री चल जाए, कुछ प्रॉब्लम ना हो, आराम से हम लोग रह सकते हैं, कोई लड़ाई झगड़े ना हो। ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, रूल्स नहीं है। जो इवन ये हर 5 साल में जो इलेक्शन होता है, लीडर्स चेंज होते हैं, अगर ये सब रूल्स रेगुलेशन ना हो तो ये तो वापस से ऑटोक्रेटिक कंट्री बन जाएगा ना। डेमोक्रेटिक से लीडर्स चाहेंगे ही नहीं कि वापस से इलेक्शन हो और हम हटे यहाँ से, ठीक है। देखो क्या लिखा है, इट प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स फॉर गवर्निंग द कंट्री। कंट्री को चलाने के लिए ये पूरा एक रूल बुक के अकॉर्डिंग काम करता है। इट डिफाइन द स्ट्रक्चर एंड पावर ऑफ द गवर्नमेंट, कि कैसा, किस टाइप का हमारा गवर्नमेंट है, क्या क्या उनके पास पावर्स हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक। इट इंश्योर राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स। जो भी सिटीजन्स के राइट्स होते हैं, मीन्स इक्वालिटी का, फ्रीडम का, कि वो कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी चीज़ पे क्वेश्चन कर सकते हैं, अपना अच्छे से रह। ऐसा तो नहीं है कि हमारे कंट्री में कि आप इस कास्ट के हो, इस रिलीजन के हो, इस जगह के हो तो आप इस कंट्री पे, सॉरी, इस स्टेट पे नहीं जा सकते, या इवन इस टेम्पल में नहीं जा सकते, ये सब नहीं है ना। तो वही होता है एक सिटीजन्स का राइट, फ्रीडम। अभी आगे देखेंगे डिटेल में। इट लिमिट्स द पावर ऑफ रूल्स एंड प्रिवेंट मिसयूज। मीन्स अगर किसी को पूरा पावर दे दिया जाए, लाइक लीडर या प्रेसिडेंट है, पीएम है, सीएम है, उनको पूरा पावर दे दिया जाए, उनके पास भी लिमिटेड पावर्स होते हैं। ऐसा नहीं कि वो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं वो एक ही दिन में कुछ भी पूरा कंट्री चेंज कर देंगे, नहीं। उनके पास भी ऐसा रेस्ट्रिक्शंस हैं, उनके पावर्स की भी रेस्ट्रिक्शन है, ताकि वो मिसयूज ना कर सके अपने पावर का। ओके, अब देखो, इट हेल्प्स द मेंटेनिंग यूनिटी एंड कोऑर्डिनेशन इन अ डाइवर्स कंट्री। यूनिटी मेंटेन करने के लिए कि लोग अलग अलग होके भी क्या रहें, एकता बना के रखें। बोलते हैं ना, वी ऑल आर इंडियंस। कैसे बोलते हैं? हम लोग सब अलग अलग है ना, सब अलग अलग कास्ट के हैं, रिलीजियन के हैं, अलग अलग जगह से बिलोंग करते हैं, लेकिन वी आर इंडियंस, ठीक। इट एक्सप्रेस द आइडियल्स एंड गोल्स ऑफ द नेशन। इससे एक्सप्रेस होता है कि क्या नेशन के गोल्स हैं, क्या आइडियाज हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट एज अ सुप्रीम लॉ दैट गाइड्स हाउ अ कंट्री इज रन। ये क्या करता है? गाइड करता है कि कंट्री कैसा रन करेगा। एक नॉर्मली बता रहा है, ठीक है, कि कैसे लोग को रहना है, क्या क्या उनके रूल्स हैं। और सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? बताता है ना, अगर कोई कुछ गलत करता है तो पनिश करता है ना। इसलिए लोग सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं, जब तक उनको सही न्याय ना मिल जाए। तो वही इस टाइप से वो वर्क करता है। अब देखो नेक्स्ट क्या है आपका टॉपिक, द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कैसे इसको बनाया गया होगा, क्या क्या इसमें ऐड किया गया होगा, क्या क्या हुआ होगा, देखते हैं कि कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना एक्चुअली में स्टार्ट हुआ था। तो देखो, द कॉलोनियल रूल बैकग्राउंड बोला है। जब जब कॉलोनियल रूल कब था? बिफोर इंडिपेंडेंस, ठीक। जब कौन थे? ब्रिटिशर्स हमारे कंट्री में रूल कर रहे थे। तो देखो क्या, जब वो रूल कर रहे थे तो वो अपने अकॉर्डिंग, इंडिया वॉज गवर्नेड बाय ब्रिटिशर्स लॉ, उनके अकॉर्डिंग हमारा कंट्री चलाते थे, ठीक है। उनके लॉ रूल्स रेगुलेट चलते थे। लेकिन क्या था? गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935। इससे जो हुआ था ना, ये हमारा बेस है कॉन्स्टिट्यूशन का। इससे क्या हुआ? बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिला। इसी से स्टार्ट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन बनना। बहुत सारी चीज़ें इसमें चेंजेस की गई और बाकी जैसा था, जो ठीक था, उसको अडॉप्ट किया गया। ओके, तो देखो 1935 एक्ट बिकम द मेन बेस, लिखा हुआ है ना, मेन बेस ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। अब देखो नेक्स्ट क्या है, डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन लीडर्स वांटेड अ कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय इंडियंस। अब देखो, जो ये गवर्नमेंट ऑफ एक्ट है ना, गवर्नमेंट ऑफ एक्ट इंडियन एक्ट 1935, इसको किसने बनाया था? ब्रिटिशर्स ने बनाया हुआ था। तो इसमें तो कोई इंडियंस थे नहीं, इन्वॉल्व नहीं थे, इनके अकॉर्डिंग तो था नहीं। किसके अकॉर्डिंग था? ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग था। तो नॉर्मली जो इंडियन लीडर्स थे ना, वो क्या चाहते थे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे इंडियंस ही अगर ना हो उसमें इन्वॉल्व, तो ये कैसा कॉन्स्टिट्यूशन हुआ? सोचो, आपके लिए ही रूल बन रहा है और आपसे डिस्कस ही ना किया जाए कि आपको क्या चाहिए, आप कैसे रहना चाहते हो कंट्री में, क्या क्या आपके लिए सही होगा, या किस किस चीज़ में आपको प्रॉब्लम्स होगी, है ना। तो वही कि क्या चाहते थे, इंडियन लीडर्स इन्वॉल्व हों। अब क्या है, इन 1934 एम.एन. रॉय सजेस्टेड द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। उन्होंने सजेस्ट किया। 1946 द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज फॉर्मेड। ये हम लोग स्टार्टिंग से देख रहे हैं, 1946 को ऐसा हुआ था, असेंबली फॉर्मेट हुई थी। अब देखो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। मेंबर्स वेयर इलेक्टेड इनडायरेक्टली। जो मेंबर्स हैं उनको
इलेक्ट किया गया। टोटल मेंबर कितने थे? 3 स्टार्टिंग में थे ना बेटा, ये 389 जो मेंबर्स हैं स्टार्टिंग में ये इलेक्ट होके आए थे, लेकिन बाद में इनको रिड्यूस करके कितना कर दिया गया? 299, जो मैं स्टार्टिंग में बताई थी आपको, लेटर रिड्यूस टू 299 आफ्टर पार्टीशन। जब पार्टीशन हो गया, जब हमारा इंडिपेंडेंस हुआ, देखो कब का बात हो रहा है, 1946 का ना, 47 में इंडिपेंडेंस हुआ, पार्टीशंस वगैरह हुए तो कितने हो गए? 299। तो फाइनली इन्होंने मिलके फिर जितना भी डिस्कस करना था, जो भी डिसीजंस लेने थे, वो सब इन्होंने करके फिर बनाया गया। अब देखो नेक्स्ट है आपका टॉपिक द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसी का आगे का है ना, सॉरी। देखो क्या है, और ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन, द ड्राफ्टिंग कमेटी वाज फॉर्मेड इन 1947। इसके मेन चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसको याद रखना है, एकदम याद ही कर लो कौन थे चेयरपर्सन, भीमराव अंबेडकर थे। और मैनी डिस्कशन एंड डिबेट्स वेयर हेल्ड। एडप्टेशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडप्टेड ऑन, ये डेट भी मैंने बताया था कब एडप्ट किए थे, 26 नवंबर 1949 को। और कब ये इफेक्ट हुआ, मतलब कब कंट्री में इम्प्लीमेंट किया गया, कब इसको स्टार्ट किया गया? तो 26 जनवरी 1950। व्हाट वी कॉल दिस डे? रिपब्लिक डे के नाम से हम लोग जानते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, है ना। आपका इंडिपेंडेंस डे अलग होता है, रिपब्लिक डे अलग होता है, बहुत लोग को ये भी नहीं पता होता। इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सेलिब्रेट करते हैं। अब देखो सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बोरोइड फीचर फ्रॉम मेनी कंट्रीज लाइक यूके, यूएसए, आयरलैंड और कनाडा। इसको इसलिए क्या बोला जाता है? बैग्स ऑफ बोरोइंग बोला जाता है ना, इंडियन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बैग्स ऑफ बोरोइंग बोला जाता है। क्यों? क्योंकि देखो बहुत सारी कंट्रीज से जो भी आइडियाज़ हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस है ना, वो सब लिए गए हैं। जितने भी आइडियाज़ हैं बहुत टाइप के, उन लोग जो जो फॉलो करते हैं, हमारे लिए क्या क्या स्विचेबल है। लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा उठा के ले लिया, जो जो इंडियंस के अकॉर्डिंग है उन्हीं उसी चीज़ों को लिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। यहाँ तक क्लियर? कंक्लूजन में क्या है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज केयरफुली क्रिएटेड आफ्टर इंडिपेंडेंस थ्रू डिस्कशन, डिबेट्स, आइडियाज, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ गाइड। जो भी मीन्स ये जो कंट्रीज है ना, उनसे ऐसा गाइडेंस लिया गया कि किस टाइप से रेडी करना है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या रूल्स है। यहाँ तक समझ आ गया होगा आप लोग को। देखो द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एंड इट्स फंक्शनिंग, देखते हैं क्या है। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बताया जा रहा है कि कैसे हुआ, ये तो अभी पढ़े ही हो आप लोग। 1946 को हुआ, कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर हुआ था ये। मेंबर्स थे जो इनडायरेक्टली इलेक्ट हुए थे प्रोविंशियल असेंबलीज, बाय प्रोविंशियल असेंबलीज बोला गया है। प्रोविंशियल मीन्स क्या होता है? जो वो राजा महाराजा पहले से थोड़ी थे, पूरे मर्ज थोड़ी थे, पहले क्या थे, राजा महाराजा का टाइम चल रहा था, अपना अपना एक राज्य रखते थे। ठीक, टोटल मेंबर बताया गया है वही। अब कंपोजिशंस में क्या है? इंक्लूड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिफरेंट रीजन, कम्युनिटी एंड प्राइंसली स्टेट्स। प्राइंसली स्टेट्स मीन्स वही है ना कि राजा महाराजा वाले लोग, कम्युनिटीज और रीजन्स, जो अलग अलग रीजन्स है, अलग अलग कम्युनिटीज है, जनजातियां बोलते हैं जिनको। ठीक है, और मेजर लीडर्स कौन कौन थे? देखो इनका नाम बार बार आ रहा है। चेयरपर्सन थे ये जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद उस टाइम पे क्या थे? प्रेसिडेंट थे। और जवाहरलाल नेहरू इम्पोर्टेंट मेंबर्स थे। ठीक, अब वर्किंग फंक्शन क्या है? फर्स्ट मीटिंग कब हुआ था? 9 दिसंबर। ये आपको उतना डेट इंपॉर्टेंट नहीं है याद रखने का, आपको यही बस कि कब इम्प्लीमेंट या कब बना था, 26 नवंबर को, और इम्प्लीमेंट कब हुआ था? 26 जनवरी को। ठीक है, जब रिपब्लिक डे बनाते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली, और असेंबली वर्क थ्रू डिबेट डिस्कशन। ये बार बार आ रहा है, आपको आंसर में लिखना ही है कि डिबेट डिस्कशन कमिटीज के द्वारा लास्ट में ये सब कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हुआ था। चलो, कमिटीज, सर्वल कमिटीज वेयर फॉर्मेड फॉर स्पेसिफिक टास्क। इम्पोर्टेंट ड्राफ्टिंग कमिटी, ड्राफ्टिंग कमिटी के द्वारा ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो रेडी हुआ था। फिर से वही बताया गया है कि चेयरमैन थे। अब डिस्कशन जो है वो क्या से होता था? वेयर टेकन आफ्टर डिटेल डिस्कशन। जो भी डिसीजन लेते थे वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जाता था, देन फिर वो डिसीजन लिया जाता था कि हाँ ये जरूरी है कि नहीं। एवरी क्लॉज वेयर डिबेटेड केयरफुली। देखो मीन्स जो भी कंक्लूजन आता था, जो भी रिजल्ट लेते थे, उसको प्रॉपरली हर तरीके से सोच के लिया जाता था। टाइम टेकन बताया है जो मैं स्टार्टिंग में आपको बताई थी, देखो वही है 2 years 11 months और 18 days का, तब जाके ये कंप्लीट हुआ था। एडप्टेशन कॉन्स्टिट्यूशन डेट लिखा हुआ है, बहुत बार हो गया, अब तो याद भी हो गया होगा आप लोग को।
कि ये क्या है, एक वॉज अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी दैट केयरफुली डिस्कस्ड एंड ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू डिबेट्स एंड कमिटीज। मीन्स ये ऐसा एक रिप्रेजेंटेटिव कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है कि जिसको बहुत ज़्यादा डिस्कस करके सोच समझ के लिखा गया है, बनाया गया है। सबसे बड़ा जो बुक बोलते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो इंडियंस का ही है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं। अब देखो सारे कंट्रीज से लिए हैं, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का बुक है, जिसको हम लोग रूल बुक भी बोल सकते हैं, वो क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। अब देखो ये इसका सब चीज़ का मीनिंग आना चाहिए आपको, वैल्यूज एंड आइडियाज ऑफ द प्रियम्बल, इसका मीनिंग पता होना चाहिए आपको। देखो सोवियन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक एंड जस्टिस। जस्टिस में क्या है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस फॉर ऑल द सिटीजन। जो सोशली है, जो नॉर्मल पॉलिटिकली है, ये सब क्या होता है, एक सिटीजन्स का राइट है, ठीक है। हर चीज़ के मामले में, जैसे समाज में हो गया, उनको प्रॉपर क्या मिलना चाहिए, रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, ठीक है। पॉलिटिकली भी सही होना चाहिए, जो भी लीडर्स हैं वो फेयर रहें। ऐसा नहीं कि ये पर्टिकुलर रीजन में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, यहाँ पे नहीं दे रहे हैं। अब रिपब्लिक में क्या, द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, नॉट अ किंग और क्वीन। मीन्स जो किंग और क्वीन वाला रूल चलता था वो तो नहीं चलना चाहिए, क्योंकि क्या है, हमारा इंडिपेंडेंस कंट्री है ना। डेमोक्रेटिक में क्या है, पीपल हैव द पावर टू चूज देयर गवर्नमेंट थ्रू इलेक्शन। इलेक्शन होता है हमारे कंट्री में प्रॉपर, उससे क्या किया जाता है, लीडर सिलेक्ट होते हैं। ऐसा तो नहीं कि राजा का बेटा राजा बनेगा, ये वाला सिस्टम खत्म हो चुका है ना। अब क्या, सेक्युलर, ऑल रिलीजियंस आर ट्रीटेड इक्वली एंड देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन। जो भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, गुजराती, मराठी, सिंधी, सिख, ये सब जितने भी हैं, ये लोग क्या हैं, एक हैं। मीन्स ऐसा ट्रीट तो नहीं कर रहे हैं ना अलग अलग। नॉर्मली वोट देने सभी जा रहे हैं, नॉर्मली जो एक टूरिस्ट प्लेस है वहाँ सभी जा रहे हैं। जो भी रूल्स बन रहे हैं या जो भी लाया जा रहा है स्कीम्स वगैरह, तो वो सबके लिए इक्वल है। ऐसा तो नहीं कि पर्टिकुलर मुस्लिम्स के लिए अलग है, हिंदूज के लिए अलग है, या तुम गुजराती हो, मारवाड़ी हो तो अलग है, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। नॉर्मली है सबके लिए इक्वल। तो अब सोशलिस्ट में क्या, फोकस ऑन रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी एंड इंश्योरिंग इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। जो इनइक्वालिटी है उसको यहाँ पे कम करने का ट्राई करना है, पूरा खत्म करना है जड़ से। अब सोवरेन में क्या है, इंडियन इंडिपेंडेंट कैन टेक इट्स ओन डिसीजन विदाउट आउटसाइड कंट्रोल। जो मतलब हमारा इंडिया है ना, वो खुद, ऐसा नहीं कि यहाँ कोई और इंटरफेयर कर रहा है। अब ये कैसे, जैसे ब्रिटिशर्स आके इंटरफेयर करते थे, वो सारे डिसीजंस ले रहे हैं, वही सब बोल रहे हैं कि हाँ भाई चलो ये रूल्स बना दो, अब ये कर दो, अब तुमको यहाँ जाना है, जाओ आर्मी में जाओ, जितना भी कुछ होता था वो डिसाइड करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, बाहर की कंट्रीज इसमें बिल्कुल भी दखल अंदाज नहीं करेंगी, जो इंडियंस है वही अपना डिसीजन लेंगे, ठीक। इसका मतलब ये आपको आंसर्स में लिखना होगा। और अब क्या है, लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ये सारी चीज़ें क्या है, लिबर्टी मीन्स क्या, आप ऐसा है, आप कुछ भी सोच सकते हो, आप कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हो। मीन्स आपको जैसा लग रहा है, जहाँ पे आपको कुछ बोलना है या आप कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हो वो कर सकते हो। जो आप थिंकिंग कर रहे हो, जिस चीज़ पे आप बिलीव कर रहे हो, मीन्स एज अ गॉड, आप जो भी गॉड को बिलीव करना चाहते हो आप उसमें कर सकते हो। फेथ है, वर्शिप है, बहुत सारा। अब देखो पहले जो होता था ना, कुछ भी नहीं करने दिया जाता था लोगों को। जो राजा महाराजा के टाइम पे चलते थे, जो क्रूल किंग्स होते थे ना, बहुत ज़्यादा जो राज्य के लोग होते थे उनको परेशान करने वाले होते थे, तो वो इवन उनको थिंकिंग भी नहीं करने देते थे कि आप कुछ और सोच भी सकते हो करने का। जो राजा ने कहा है आपको वही काम करना है, उसी को भगवान मानना है एंड फॉलो करना है, जो भी वो रूल्स बना रहे हैं। तो अभी ये सब चीज़ की फ्रीडम है, आप सब कर सकते हो, आपको जो मन कर रहा है आप पढ़ सकते हो, आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो आप जा सकते हो, फ्री हो। इक्वालिटी, स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। आपके एग्जाम में सबको पर्टिकुलर चांस मिलता है कि हाँ आप भी आओ, एग्जाम फाइट करो, और जो भी जॉब का सीट है या जो भी वैकेंसीज है वो आप ले जाओ, सबको इक्वल क्वेश्चन मिलते हैं। और फ्रेटर्निटी प्रमोट्स ब्रदरहुड, यूनिटी एंड अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग अमंग पीपल। यूनिटी मीन्स जो सब अलग अलग लोग होके भी एकता के साथ में रहना इंडिया में, ये हो गया। अब देखो आपके फंडामेंटल राइट्स होते हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जो इक्वालिटी है, फ्रीडम है, एक्सप्लॉइटेशन है, फ्रीडम ऑफ रिलीजियन है, कल्चरल एजुकेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज है। ये आपको याद होना चाहिए, ये आपको एग्जाम में लिखने भी पड़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना।
ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको आएगा ये आंसर में लिखने के लिए। फ्रीडम है कि आप कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी रह सकते हो। इक्वालिटी माना जा रहा है, सबको क्लास में इक्वल ट्रीट करते हैं, स्कूल में भी। एक्सप्लॉइटेशन मीन्स आपसे कोई जबरदस्ती कोई भी वर्क नहीं करवा सकता। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आप कोई भी धर्म को फॉलो कर सकते हो। एजुकेशन का राइट है, कोई भी कल्चर फॉलो कर सकते हो। ठीक, क्लियर यहाँ तक? चलो, थॉट एक्सप्रेशन, वही डिटेल में क्या है कि थॉट्स के आपको राइट्स हैं, ठीक है। यहाँ अभी जो हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा ना, वही है, डिटेल में एक्सप्लेन है। एवरी पर्सन हैज द राइट टू थिंक फ्रीली विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस। नो वन कैन कंट्रोल व्हाट अ पर्सन थिंक। ऐसा कोई कंट्रोल नहीं कर सकता जो भी आप थिंकिंग कर रहे हो कि नहीं तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो, तुम कैसे ये नया स्टार्टअप कर सकते हो, कुछ भी ऐसा आपको कोई रोक टोक नहीं है। Expression, people can express their ideas, opinion and view freely through speech, writing, etc. मीन्स आप जो भी एक्सप्रेस करना चाहते हो, थ्रो राइटिंग करना चाहते हो, कुछ आइडियाज बताना चाहते हो, वो सब के लिए भी आप टोटली फ्री हो। हेल्प्स इन शेयरिंग थॉट ओपनली इन डेमोक्रेसी। अब क्या है, फ्रीडम ऑफ बिलीफ। एवरी इंडिविजुअल हैज द राइट टू बिलीव एनी रिलीजन एंड आइडिया। नो वन कैन फोर्स टू बी फॉलो पर्टिकुलर बिलीफ। मीन्स आप जो भी धर्म फॉलो कर रहे हो आपको करने दिया जाएगा। इंडिया एक क्या है, सेक्युलर कंट्री है जहाँ सारे धर्मों को इक्वल माना जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही धर्म के लोग यहाँ रहते हैं और वही फॉलो करना है। क्लियर? रिलीजियन एंड वॉरशिप के बारे में बताया गया है कि कैसे आप रिलीजियन से इक्वल हो, वॉरशिप एंड रिलीजियस, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ रिलीजियंस, द स्टेट और रिलीजियंस इक्वली। सेक्युलरिज्म अभी बताई थी मैं कि सारे धर्म को माना जाता है। पीपल कैन प्रैक्टिस एंड वर्शिप देयर रिलीजन फ्रीली। मीन्स जैसे देखे होगे आप लोग नॉर्मली रैली वगैरह निकालते रहते हैं, कुछ भी अगर फेस्टिवल वगैरह आता है तो रोड पे मोस्टली रैली निकालते हैं। अगर राम जी का बर्थडे आता है तो, या मुस्लिम्स का कोई फेस्टिवल आता है तो ये सब क्या है, आप अपने धर्म का प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रचार कर सकते हो, इसके लिए आपको कोई रोकेगा नहीं, ठीक है। टेम्पल्स, मॉस्क्यूज, चर्च, जहाँ जाना चाहते हो वहाँ जा सकते हो। एवरी पर्सन हैज़ द राइट टू फॉलो एनी रिलीजियंस टू देयर चॉइस। वन कैन ऑल्सो चेंज देयर रिलीजन्स इफ दे वॉन्ट। मीन्स आप जो धर्म के हो वो तो आप फॉलो कर ही सकते हो, अगर आपको अपना धर्म चेंज करना है तो वो भी आप फ्रीली कर सकते हो, इसके लिए भी कोई ऐसा पनिशमेंट नहीं है। ये सारी चीज़ें कहाँ बताई गई हैं? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। नहीं तो क्या होता, सब चीज़ रेस्ट्रिक्ट रहता, मना करते कि नहीं ये मत करो वो मत करो, आप यहाँ नहीं जा सकते, आप इस स्टेट के हो आप दूसरे स्टेट क्यों गए, है ना, आप इस धर्म के हो, आप इस कास्ट के हो, ये वाला जॉब नहीं कर सकते, ऐसा कुछ है। तो ये सब कैसे चेंज हुआ बच्चों? धीरे धीरे जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, रूल्स बने, ठीक है, रेगुलेशंस बने, लोग इसको फॉलो करने लगे, फॉलो करवाया जाने लगा, तब जाके इतना सब कुछ सही है आज। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज। अब देखो क्या, ऑल सिटीजन्स आर इक्वल इन द आई ऑफ लॉ, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर और स्टेटस। मीन्स ऐसा तो नहीं अगर कोई मर्डर किया है तो जो पनिशमेंट गर्ल के लिए है वही बॉय के लिए है, जो बॉय के लिए वही गर्ल के लिए, मतलब मेल फीमेल जेंडर का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा रहा है, कोई रिलीजियन धर्म का कास्ट का नहीं किया जा रहा है। अगर एक पनिशमेंट है प्रॉपर तो वो सबके लिए है। अगर कोई पनिशमेंट है और अगर कोई इक्वालिटी दी जा रही है समाज में तो वो भी सबके लिए है। देखो बोला है सिटीजन्स आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, मीन्स लॉ के नज़र में सब एक हैं। अब क्या, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। एवरीवन गेट्स इक्वल चांस इन द एजुकेशन, जॉब एंड अदर एरियाज। सबको इक्वल चांस दिया जाता है ना, अगर आप उस चीज़ के केपेबल हो, आप में वो एबिलिटी है करने की, तो आपको बिल्कुल चांस दिया जाएगा। ऐसा नहीं किया जाएगा कि किसी भी कारण से आपको रोका जाए कि आप पूरे एबल हो, आप सब वो करने में आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, होशियार हो, सारे एग्जाम्स आपने क्लियर कर लिए, उसके बाद भी आपको वो चीज़ ना करने दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। नो अनफेयर एडवांटेज इज गिवन टू एनीवन। इंपॉर्टेंस क्या है? प्रमोट फेयरनेस एंड जस्टिस इन द सोसाइटी, हेल्प इन रिड्यूसिंग डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी। इससे क्या होता है, जो समाज में, जो सोसाइटी में इनइक्वालिटी है वो रिड्यूस होता है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता, ठीक है, सबको इक्वल ट्रीट कर रहा है, सबको इक्वली चांस मिल रहा है। तो क्या है, इट इंश्योर दैट एवरी पर्सन इज ट्रीटेड इक्वली एंड गेट इक्वल चांस टू ग्रो एंड सक्सीड। इससे क्या हो रहा है, सबको इक्वली चांस मिल रहा है सक्सेस होने का, ग्रोथ करने का। तो देखा कैसे एक कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लाइफ में कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है ना। नहीं तो आपको क्लास में भी सोचो कैसे ट्रीट कर रहे हैं कि आप इस कास्ट को जाओ पीछे बैठो, कुछ बच्चे आगे बैठेंगे, कुछ बच्चे पीछे बैठेंगे, या कुछ बेंच में बैठेंगे, कुछ जमीन पे बैठेंगे। सोचो उस टाइम पे ये सब चीज़ होता था। तो अभी इक्वल है, आप सारे फ्रेंड्स जैसे रह रहे हो,
तो कितना ज़्यादा है ना कॉन्स्टिट्यूशन का रोल आपकी लाइफ में। मे बी ये लास्ट टॉपिक है, चलो। डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। डिग्निटी एंड इंडिविजुअल्स क्या है, देखो, एवरी पर्सन डिजर्व द रिस्पेक्ट एंड सेल्फ वर्थ। no one should be treated as inferior or humiliated. It ensures protection, human rights and equal respect for all. Means जो जितने भी लोग हैं कंट्री पे, सबको क्या इक्वल ट्रीट करना चाहिए, इक्वली रिस्पेक्ट देना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अलग हो तो आपको ट्रीट ना किया जाए, या आप कुछ डिसेबल हो, होते हैं किसी के हाथ नहीं होते, किसी के पैर, ऐसा नहीं कि ये तो वो सिटीजन ही ना कहलाए, ठीक है। सबको इक्वली ट्रीट किया जा रहा है। यूनिटी ऑफ द नेशन, प्रमोट टुगेदरनेस अमंग पीपल, डिफरेंट कल्चर, रिलीजन एंड रीजन। अब देखो इस चैप्टर में आपको पूरा इसी के बारे में दिया है ना, इनकरेज अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू द वन नेशन, कि ऐसा इनकरेज करना कि हम सब क्या है, एक ही नेशन के हैं, और क्या साथ में सबको रहना है, ठीक है। बोलते हैं ना, वी आर द इंडियंस, वी आर द पीपल ऑफ इंडियंस। Integrity of the nation refers to the wholeness and strength of the country, ensure that the country remains united and no part breaks away. अब इससे क्या करता है, इंटीग्रिटी ऑफ द नेशंस मीन्स एकता बना के रखना, ऐसा नहीं कि कोई पार्ट छूट जाए या अलग हो जाए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, ओके। इम्पोर्टेंस क्या है, बिल्ड हार्मनी एंड पीस इन द सोसाइटी, स्ट्रेंथ नेशन यूनिटी एंड स्टेबिलिटी। मीन्स जो एक क्या है, यूनिटी बनी हुई है, एक स्ट्रेंथ बना हुआ है, ठीक। सब ऐसा सुने हो, एक बंडल देते हैं, जो कहानी में बहुत पुरानी स्टोरी है कि एक वुड देते हैं तो ऐसे तोड़ दिया जाता है, और अगर बंडल ऑफ वुड दे देते हैं तो वो नहीं टूटता, क्योंकि क्यों क्या है, वो बहुत सारा है, साथ में क्या है, यूनिटी में, एकता में क्या है, बहुत ज़्यादा पावर है, ठीक। इट इंश्योर रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन इंडिविजुअल एंड कीप द कंट्री यूनाइटेड एंड स्ट्रॉन्ग। एकता बनाए रखता है और स्ट्रॉन्ग रहता है। तो आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ आ गया होगा, पूरा चैप्टर क्लियर होगा। अगर आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया है तो डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड लाइक, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से, जो भी आपको पढ़ना होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।